दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर 4 साल 4 महीने अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, यदि आपको किसी ने एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जहां से पैदल निकलना असंभव हो, दूर दूर तक कोई नहीं, न कोई इंसान, न कोई आवाज। आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? मुझे लगता है शायद कुछ दिन भी नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने वही किया जो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। उसने 4 साल 4 महीने ऐसे बिताए जब कभी भूखा पेट सोना पड़ा, कभी बिना पानी के दिन बिताए। 4 साल का यह अकेलापन, यह संघर्ष, यह साहस सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, जानिए इस व्यक्ति ने इतने दिनों तक अपने आप को कैसे जिंदा रखा और किस तरह उसने इतिहास के पन्नों में अपनी कहानी दर्ज कराई। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सन 1704 में, यानी आज से 300 साल से भी ज्यादा पहले, उस समय जब दुनिया के नक्शे पर बहुत से रहस्यमयी इलाके अभी भी अनजाने थे, यूरोप की कई ताकतें जैसे ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाल समुद्रों पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं, और उन्हीं में से एक देश था स्कॉटलैंड, जहां से एक बहादुर नाविक की कहानी शुरू होती है, अलेक्जेंडर सेलकर्क की। अलेक्जेंडर सेलकर्क का जन्म सन 1676 में स्कॉटलैंड के एक छोटे से कस्बे लोअर लार्गो में हुआ था। वो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और रोमांच प्रेमी था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते थे तो अलेक्जेंडर समुद्र के किनारे बैठकर जहाजों को दूर तक जाते देखता रहता। उसे हमेशा यह लगता कि एक दिन वह भी किसी जहाज पर सवार होकर दुनिया की सीमाओं से आगे निकलेगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने जहाज चलाने की कला सीखी, समुद्र के नियम सीखे, और बहुत जल्द ही वह एक कुशल नाविक बन गया। किसी समय पर उसने ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों में काम किया, फिर प्राइवेटियर शिप्स यानी कानूनी लूट के जहाजों में शामिल हो गया। उनका काम था युद्ध के समय दुश्मन देशों के जहाजों को पकड़ना, उनका माल लूटना और अपने देश के लिए धन कमाना। सन 1703 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक बड़ा अभियान तैयार किया। इस अभियान का उद्देश्य था स्पेनिश जहाजों पर हमला करना और उनके सोने चांदी से भरे खजानों को लूट लेना। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विलियम डम्पियर, जो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध खोजी नाविकों में से एक थे। अलेक्जेंडर सेलकर्क ने उसी मिशन में भाग लिया। इस बेड़े में 2 मुख्य जहाज थे। पहला सेंट जॉर्ज, जिसका कप्तान खुद विलियम डम्पियर था, और दूसरा सिंक पोर्ट्स, जिसका कप्तान था थॉमस स्ट्रैडलिंग। सेलकर्क को नियुक्त किया गया था 5 पोर्ट्स जहाज पर बतौर सेलिंग मास्टर, यानी जहाज चलाने और दिशा निर्धारण का जिम्मेदार व्यक्ति। उनके जहाज पर कुल मिलाकर लगभग 90 से 100 लोग थे। इनमें नाविक, गनर, इंजीनियर और कुछ सैनिक भी शामिल थे। सभी का लक्ष्य था दक्षिण अमेरिका के तट तक पहुंचना, वहां से स्पेनिश जहाजों को लूटना और फिर माल लेकर इंग्लैंड वापस लौटना। शुरुआती कुछ महीने बेहद कठिन रहे। कभी तूफान, कभी बीमारी, कभी भूख। ये सब उस समय के हर समुद्री सफर का हिस्सा थे। इसी दौरान सिंक्वे पोर्ट्स और उसके साथी जहाजों की स्पेनिश जहाजों से समुद्र में कई बार मुठभेड़ हुई। कई बार इन लड़ाइयों में उन्होंने दुश्मन जहाजों को खदेड़ा, तो कई बार उनके अपने जहाज को भी नुकसान पहुंचा। एक बड़ी लड़ाई में सिंक्वे पोर्ट्स ने स्पेनिश जहाज पर कब्जा कर लिया और उससे सोने, चांदी और खाने पीने की कुछ सामग्री लूटी। हालांकि वे जीत गए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में उनके जहाज को भी भारी क्षति हुई। तोप के गोले और गोलाबारी के कारण सिंक्वे पोर्ट्स की लकड़ी कई जगहों से टूट गई थी और कई नाविक घायल हो गए थे। यही वह समय था जब जहाज की असली परेशानी शुरू हुई। लड़ाई के बाद के दिनों में जहाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। समुद्र के नमक और धूप से लकड़ी सड़ने लगी, कीलें ढीली हो गईं और जहाज के नीचे से पानी अंदर आने लगा। अब अलेक्जेंडर सेलकर्क को साफ दिख रहा था कि अगर जहाज की मरम्मत जल्द नहीं की गई तो ये किसी भी समय समुद्र में डूब सकता है। उसने कई बार कप्तान स्ट्रैडलिंग को चेताया कि हमें किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर जहाज की मरम्मत करनी चाहिए, लेकिन कप्तान स्ट्रैडलिंग बेहद जिद्दी था। उसे लगता था कि जहाज अभी भी आगे बढ़ने के लायक है और सेलकर्क का डर बेवजह है। दोनों के बीच बहस धीरे धीरे तेज झगड़े में बदल गई। आवाजें ऊंची हो गईं। गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को अपमानित तक कर दिया। कुछ नाविकों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खुलकर कप्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। सेलकर्क को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम इस जहाज को आगे ले जाओगे तो हम सबकी मौत तय है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझे यहीं उतार दो। कप्तान ने व्यंग्य में जवाब दिया, ठीक है, अगर इतना भरोसा है अपनी किस्मत पर तो यहीं रह जा। ये झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ।
थोड़ी देर बाद ही जहाज एक छोटे से हुआन फर्नांडेज आइलैंड्स के पास पहुंचा, दक्षिण अमेरिका के तट से लगभग 400 मील दूर, जो आज के समय में चिली देश के पास स्थित है। यह इलाका पूरी तरह वीरान था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और समुद्र की गूंज। कप्तान ने गुस्से में आदेश दिया कि सेलकर्क को यहीं किनारे पर उतार दिया जाए। उसे लगा कि सेलकर्क डर जाएगा और माफी मांग लेगा, लेकिन सेलकर्क ने अपने फैसले पर डटे रहकर कहा, हाँ, मुझे यहीं छोड़ दो। शायद उसने सोचा था कि जहाज जल्द ही लौट आएगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। उसे उतार दिया गया, उसके साथ दिया गया। उसकी बंदूक और बारूद, थोड़े कपड़े, एक छोटा चाकू, कुछ औजार, एक बाइबल और थोड़ा खाने का सामान। जब वह तट पर उतरा तो कुछ साथी नाविक उसे देख रहे थे, कोई सहानुभूति से तो कोई मजाक में। जहाज ने लंगर उठाया और धीरे धीरे लहरों के बीच गायब हो गया। सेलकर्क चट्टान पर खड़ा बस देखता रह गया। वो आवाजें, वो लोग, वो जहाज, सब दूर होते गए और अचानक उसके चारों ओर छा गया सन्नाटा। पहले दिन वो वहीं तट पर बैठा रहा। उसे लगा कि शायद कप्तान कुछ घंटों या अगले दिन वापस आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। आसमान में तारे चमक रहे थे, पर उसके चारों ओर बस सन्नाटा और समुद्र की आवाज थी। उसे नहीं पता था कि यह बस एक रात की बात नहीं, बल्कि आने वाले 4 साल और 4 महीने तक वह इसी निर्जन द्वीप पर अकेला रहेगा। अलेक्जेंडर सेलकर्क जब उस अकेले और सुनसान द्वीप पर उतरा तो उसके पास वास्तव में बचे खुचे केवल कुछ ही चीजें थीं। एक बंदूक, थोड़ी सी बारूद, कुछ कपड़े, एक तेज चाकू, एक बाइबल और कुछ खाने पीने की साधारण सामग्री। यही वह सामान था जिस पर उसने पहले कुछ दिनों तक अपनी उम्मीदें टिका रखीं। वह तट के पास बैठा रहता, दिन भर क्षितिज की ओर ताकता और सोचता कि शायद किसी दिन वही लहरें किसी जहाज को वापस लेकर आएंगी। लेकिन जब कई दिन बीत गए और कोई सहायता नहीं आई, तो उसने यह समझ लिया कि अब आत्मनिर्भर होना ही उसकी एकमात्र राह है। तट पर रहते हुए उसका सारा भोजन केवल 1 सप्ताह में समाप्त हो गया। भूख और निर्जनता की मार से उसने निर्णय लिया कि अब उसे अंदर जाकर कोई सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा। उसने समुद्र किनारे से कुछ दूर एक घनी पहाड़ी ढलान चुनी और वहां 2 झोपड़ियां बनाई, एक स्वयं के रहने के लिए और दूसरी अपने सामान तथा भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि कोई जंगली जानवर उसकी वस्तुओं तक न पहुंच सके और तेज हवाओं से उसका भोजन सुरक्षित रहे। उसने पत्थरों और टहनियों से अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाया, पत्तों की मोटी परत से छत ढकी और छोटे दरवाजे रखे ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। खाने की तलाश में उसने जंगल का कोना कोना खंगाला और पाया कि वहां ऊंची पहाड़ियों पर बहुत सी जंगली बकरियां घूमती हैं। पहले उसने बंदूक से उनका शिकार करने की कोशिश की, लेकिन गोली सही से नहीं लगी। बारूद खर्च हो गया और बकरी भाग गई। इस असफलता के बाद उसने तय किया कि अब वह अपने हाथों से ही शिकार करेगा। उसने पत्थरों से भाले बनाए और बेलों से रस्सियां तैयार की। कई बार वह घंटों तक पहाड़ियों पर दौड़ता, गिरता, चोट खाता और फिर भी कोशिश नहीं छोड़ता। एक दिन उसने देखा कि एक बकरी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चढ़ रही है। वह भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा। चढ़ाई कठिन थी, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। अंत में जब वह शिकार के बिल्कुल करीब था, उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। लेकिन किस्मत ने साथ दिया, वह सीधे बकरी के ऊपर जा गिरा। बकरी बुरी तरह डर गई और उसने उसी क्षण उसे पकड़ लिया। गिरने से उसके पैर में हल्की चोट आई, मगर कुछ दिनों में वह ठीक हो गया। शिकार से लौटकर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाने की कोशिश की। कई बार वह घंटों 2 लकड़ियों को घिसता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः जब घर्षण से पहली बार धुआं उठा, उसने सूखी घास पर फूंक मारकर लौ को बढ़ाया। जैसे ही आग जली, उसकी आंखों में आंसू आ गए, भूख से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की जीत से। बकरी को मारकर उसने उसका बाहरी खाल उतारा, जिसे बाद में कपड़े और अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रकार उसने न केवल भोजन पाया, बल्कि अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र और सुरक्षा का साधन भी तैयार किया। उसने पहली बार अपने हाथों से पकाया हुआ बकरी का मांस खाया। यह केवल भोजन नहीं था, बल्कि उम्मीद का स्वाद था। धीरे धीरे उसने सीखा कि आग को कैसे बचाना है, कैसे राख में दबाकर उसे बुझने से रोकना है और कैसे उसी से संकेत के लिए धुआं उठाया जा सकता है। एक दिन जब वह बकरी का मांस आग में पकाकर खा रहा था, उसकी खुशबू से 2 बिल्लियां उसके सामने आ गईं। उसने उन्हें मांस के कुछ टुकड़े दिए और सोचा कि उन्हें दोस्त बनाया जाए। धीरे धीरे वे उसकी साथी बन गईं और जंगल में उसके साथ रहकर उसे चेतावनी देने और सुरक्षा में मदद करने लगीं। अब जहां भी वह जाता,
बिल्लियां हमेशा उसके साथ रहती। पानी का इंतजाम भी उसके लिए जरूरी था, पर दुश्मन नहीं था। कभी कभी जंगल के भीतर चट्टानों के बीच जमा हुआ पानी मिलता, वह उसे छानकर या सीधे पी लेता। और कभी कभी बरसात के बाद गड्ढों में पानी भर जाता, जिसे वह संजोकर पीता। कई जगहों पर वही पानी बकरियां भी पीने आती, इसलिए पानी मिलना उस धूप में पूरी तरह असंभव नहीं था। बकरी जहां रहती थी वहीं अक्सर पानी के पास रहती थी, जिससे पानी ढूंढना आसान हुआ। एक दिन जब वह समुद्र तट पर सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था, उसे दूर क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि उस जहाज पर स्पेन का झंडा लहरा रहा है, वही देश जो उस समय इंग्लैंड का शत्रु था। यह देखकर वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने सोचा कि यदि उसने मदद मांगी और वे लोग उसे पहचान गए तो वे बिना झिझक उसे बंदी बनाकर यातनाएं देंगे। इसीलिए उसने चुपचाप एक पत्थर के पीछे छिपकर जहाज को जाते हुए देखा और कोई संकेत नहीं दिया। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद एक और जहाज दिखाई दिया, इस बार बहुत करीब से। वह भी स्पेन का ही जहाज था। जहाज किनारे के पास आया और उसके कुछ नाविक छोटी नाव में उतरकर किनारे पर आ गए। अलेक्जेंडर ने तुरंत जंगल के भीतर भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पत्तों और मिट्टी से खुद को ढक लिया। नीचे से नाविकों की आवाजें आ रही थीं। वे कुछ तलाश रहे थे। उनमें से एक ने ऊपर की ओर देखा और कहा, शायद मैंने कुछ हिलता हुआ देखा। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बोले, अरे नहीं, शायद ये बस हवा में हिलता पत्ता था, और हंसते हुए वापस चले गए। उस क्षण अलेक्जेंडर ने राहत की सांस ली। अगर वह जरा भी हिला होता तो शायद उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती। इस प्रकार धीरे धीरे दिन महीने में और महीने सालों में बदलते गए। पहला साल बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इन वर्षों में उसने जंगल की हर कला सीख ली। आग जलाना, बकरियों का पीछा करना, मछलियां पकड़ना। 3 सालों में उसने दर्जनों बकरियों का शिकार किया और खाया। कभी कभी तेज तूफान उसकी झोपड़ी को उड़ाने की कोशिश करता, कभी प्रचंड गर्मी उसकी त्वचा को झुलसा देती, तो कभी ठंडी रातें उसके शरीर को जमा देती। पर उसने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया। 3 सालों के भीतर वह पूरी तरह बदल चुका था। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, धूप से झुलसा हुआ शरीर और कठोर चेहरा। अब वह जहाज पर सफर करने वाला नौसैनिक नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों के साथ जीना जानने वाला एक सच्चा जीवित इंसान बन चुका था। अलेक्जेंडर अब किसी जंगल में रहने वाले इंसान की तरह दिखने लगा था। चेहरे पर घनी दाढ़ी, जो अब उसके हाथ से भी लंबी हो चुकी थी, बाल झाड़ियों की तरह उलझे हुए, और शरीर पर बकरी की खाल से बना कपड़ा जो वह खुद सिलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे जंगल का हिस्सा बन चुका हो। इन 3 सालों के बीच उसने कई मुश्किलें झेली। कभी तेज तूफानों ने उसकी झोपड़ी को तहस नहस कर दिया, तो कभी बारिशों ने सब कुछ बहा दिया। पर हर बार वह अपनी टूटी झोपड़ी को फिर से बनाता। कभी दिन भर भूखा रह जाता, तो कभी चूहे, कीड़े मकोड़े तक खाकर खुद को जिंदा रखता। कभी पेड़ों की जड़ों को भून कर खाता, और कभी बकरियों का दूध निकालकर उससे गुजारा करता। उसने अपने लिए कुछ बकरियां भी पाली थीं, जिनका दूध वह खुद दुहता, उबाल कर खाता, किसी जंगली पौधे से चाय बनाता और अपनी दोस्त बिल्लियों को भी देता। उसका कोई साथी नहीं था, सिर्फ वह खुद, उसका विश्वास और एक पुरानी बाइबल। हर सुबह वह उस बाइबल को खोलता और पढ़ता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई जहाज आएगा और उसे इस वीरान द्वीप से ले जाएगा। उसके लिए यह किताब अब ईश्वर की वाणी बन गई थी। हर दिन वह ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता, मुझे इस एकाकी जीवन से बाहर निकालो। इन सालों में अलेक्जेंडर ने अपने सर्वाइवल स्किल्स को और मजबूत बना लिया था। अब वह आग जलाने में माहिर था, बारिश से बचने के लिए पत्थरों के बीच मजबूत झोपड़ी बना चुका था। उसने अपने चारों ओर के द्वीप को ऐसे पहचान लिया था जैसे कोई बच्चा अपने घर के कोने कोने को जानता है। कई बार उसने दूर समंदर में धुंध के बीच कुछ आकृतियां देखी, पर वे हमेशा उसकी उम्मीदों की तरह गायब हो जाती। वह सोचता, शायद ये सब भ्रम है। फिर भी हर सुबह की पहली किरण उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाती। ऐसे करते करते 3 साल बीत चुके थे और फिर एक और साल गुजर गया। इन 3 और 4 सालों के बीच उसने सबसे ज्यादा कठिनाइयां झेली। 4 साल पूरे होने से पहले ही उसने एक बेहद मजबूत झोपड़ी बना ली थी, जो न हवा गिरा सकती थी न बारिश बिगाड़ सकती थी। अब उसके पास कई बकरियां थीं। कुछ को वह पालता था तो कुछ का दूध निकाल कर पीता था। उसने द्वीप के हर कोने में छोटे बड़े झोपड़े बना रखे थे ताकि जहां भी जाए उसे आश्रय मिल सके। अब उसके शरीर पर इंसानों वाले कपड़े नहीं बचे थे,
पूरा शरीर बकरी की खाल से बने कपड़ों में ढका था, गले में हड्डियों की माला थी और धूप में झुलसी त्वचा उसे किसी जंगल के राजा की तरह दिखाती थी। पर इसके बावजूद वह हर सुबह अपनी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ता था। उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी कि एक दिन कोई जहाज उसे यहां से ले जाएगा। ऐसे करते करते 4 साल 4 महीने बीत चुके थे और फिर आया वो दिन। 2 फरवरी 1709 सुबह का वक्त था। अलेक्जेंडर किनारे पर बैठा अपनी बाइबल पढ़ रहा था कि तभी उसने दूर क्षितिज पर कुछ देखा। समंदर की लहरों के बीच एक जहाज की आकृति धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह भी उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो 2 जहाज दिखाई देने लगे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागकर अपनी आंख की जगह पहुंचा और धुएं का इशारा करने लगा। धीरे धीरे वो जहाज उसकी ओर बढ़ने लगे। जब नावें किनारे पहुंची और लोग उतरे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीब व्यक्ति खड़ा है। लंबी दाढ़ी जो उसके हाथ से भी लंबी थी, बाल झाड़ियों की तरह फैले हुए और शरीर पर बकरी की खाल से बने कपड़े। वह कोई साधु नहीं था, वह था अलेक्जेंडर सेलकर्क। वे जहाज ब्रिटिश थे, जिनमें से एक का नाम था ड्यूक और उसका कप्तान था वुड्स रॉजर्स। कप्तान रॉजर्स और उसके साथी अलेक्जेंडर की हालत देखकर दंग रह गए। वह किसी जंगली आदमी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत और उम्मीद अब भी थी। अलेक्जेंडर कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, जिसे मुश्किल से ही वे लोग समझ पाए। कप्तान रॉजर्स ने तुरंत उसे अपने जहाज पर लाने का आदेश दिया। नाविकों ने उसे सहारा दिया और जैसे ही वह जहाज पर चढ़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। 4 साल 4 महीने बाद उसने पहली बार इंसानों को देखा था। उस दिन 2 फरवरी 1709 अलेक्जेंडर सेलकिर्क को उस निर्जन द्वीप से आजादी मिली। जहाज के डेक पर बैठा वह आसमान की ओर देख रहा था और उसके होठों से निकला एक ही शब्द, धन्यवाद प्रभु। और इसी के साथ खत्म हुई एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने इंसानियत, विश्वास और उम्मीद की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए बाय और एक बार फिर दिल से धन्यवाद।